म्यूचुअल फंड से कमाई होती है, म्यूचुअल फंड सही है, ये सब सच है, लेकिन आधा। बाकी का आधा सच ये भी है कि म्यूचुअल फंड भी किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह रिस्की होते हैं। और दूसरा ये कि फंड से हुई कमाई पर टैक्स भी लगता है। LTCG, STCG, STT, ये मेनली 3 टैक्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड से होने वाली इन्हीं कमाई और टैक्स के हिसाब किताब के बारे में आज बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं मालामाल वीकेंड। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। तो सबसे पहले रिस्क की बात करें या फिर टैक्स की? रिस्क की कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क पता होंगे तभी तो स्ट्रैटेजी दुरुस्त रख पाएंगे। तो अव्वल बात तो ये कि इक्विटी, डेट और अन्य तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लेना चाहिए। हम पिछले एपिसोड्स में ये बता ही चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क को समझते हैं। मोटा मोटी 2 तरह के रिस्क होते हैं। पहला वोलेटिलिटी रिस्क, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। एक एक करके इन दोनों पर बात करते हैं। जितने भी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उनका इन्वेस्ट कंपनियों के शेयरों में होता है और ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इसलिए इन म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और ये परफॉर्मेंस निर्भर करता है कई आर्थिक फैक्टर्स पर, जैसे कि सरकारी निर्देश, सेबी के नियम, इकोनॉमिक साइकिल और RBI की नीतियों में बदलाव। ये फैक्टर्स स्टॉक की कीमत को प्रभावित करते हैं और शेयर के दाम को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। मान लीजिए आपको कल ही कैश निकालना है, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी में अभी टाइम है, मान लेते हैं 6 महीने, यानी फंड को कैश में बदलने के लिए आधा साल लगेगा। इसे ही लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जैसे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड स्कीम में भी लिक्विडिटी का रिस्क होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक रहता है। ऐसे में डर रहता है कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पैसे तो होंगे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन से 2 तरह के जोखिम रहते हैं आपने जाना। अब बात डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े जोखिम की। ये भी 2 तरह के हैं मेनली। पहला क्रेडिट रिस्क, दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये भी समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के दौरान एजेंसीज हमें इतनी तो अश्योरिटी देती हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ % रिटर्न फिक्स तौर पर मिलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि कंपनी मिस कर जाए अपना रीपेमेंट। इस तरीके के सिनेरियो को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। दरअसल डेट फंड्स में जिन कंपनियों को उधार दिया जाता है उन्हें क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं। इसलिए क्रेडिट रिस्क से बचने का उपाय है कि क्रेडिट रेटिंग चेक करके ही इन्वेस्ट करें। किसी भी फंड की क्रेडिट रेटिंग कैसे पता चलती है, ये भी हम मालामाल वीकेंड के पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बॉन्ड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक की तरह बॉन्ड को भी डेली बाजार में खरीदा बेचा जाता है और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने घटने के साथ बॉन्ड के दाम भी बदलते रहते हैं। अगर मेन इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में आपके लिए सेम डेट फंड पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स हैं वो कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट के घटने बढ़ने के साथ बॉन्ड की कीमत के बदलाव को ही इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो ये थे कुछ डेडिकेटेड रिस्क जो पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए थे। कुछ जनरल रिस्क भी हैं जो सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलेंगे, जैसे है इन्फ्लेशन रिस्क। ये बढ़ती हुई महंगाई दर से जुड़ा रिस्क है, यानी कि जब इन्वेस्ट का रिटर्न महंगाई दर से भी कम मिले। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका रिटर्न 5% का है। अगर महंगाई मान लीजिए इस टाइम के हिसाब से 6% के आसपास चल रही है तो फिर आपका रिटर्न नेगेटिव हुआ। या फिर मान लेते हैं महंगाई बहुत कम होकर के 3% पर आई तो आपके पास तो करीब 2% का रिटर्न बना। तो ऐसे भी रिस्क होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके का रिस्क है करेंसी रिस्क। डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपए को दूसरे देशों की करेंसी से एक्सचेंज करने को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी की तुलना में कितनी कम या ज़्यादा है, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे कि $1 इस समय 85 रुपये 67 पैसे का है, यानी कि $1 इस समय 85 रुपये 67 पैसे के बराबर है। अब इसमें क्या रिस्क है? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होता है, बल्कि चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। अब होता क्या है कि जो भी कंपनीज फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होंगी या जिनकी सब्सिडियरी विदेशों में होंगी,
उन सभी के बिजनेस पर फॉरेन एक्सचेंज रेट बदलने से असर पड़ेगा और इसका असर हमारे रिटर्न पर पड़ेगा। इसे ही करेंसी रिस्क कहते हैं। फिर आता है रीबैलेंसिंग रिस्क। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को फंड मैनेजर्स बैलेंस करते हैं, यानी हर दिन बल्क में खरीदारी और बेचने का काम करते हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमाकर आपको दिया जा सके। हालांकि कई बार बिना ज़रूरत के सेलिंग बाइंग करने से रिस्क बढ़ता भी है। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो इससे नुकसान भी हो सकता है और इसी तरीके के नुकसान को रीबैलेंसिंग रिस्क कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि इस रिस्क से बच कैसे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क को कम करने का एक आसान तरीका ये है कि किसी भी स्कीम को चुनने से पहले अपनी उम्र के मुताबिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड और आपके रिस्क उठाने की कैपेसिटी कितनी है और आपका टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही फैसला लिया जाए। जैसे कि कम जोखिम लेने की क्षमता और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल वाले लोग डेट और इक्विटी दोनों मिलाकर एक बैलेंस पोर्टफोलियो रख सकते हैं। इसके साथ ही कोशिश होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो। दूसरा तरीका है एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने से रिस्क का बर्डन कम हो जाता है। कैसे? मान लीजिए आप एक मुश्त 5 लाख रुपए जमा करते हैं। ऐसे में अगर लॉस होता है तो ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा। वहीं अगर आप एसआईपी के जरिए मंथली या क्वार्टरली पैसे जमा कर रहे हैं तो नुकसान तो होता है, पर बाजार की रिकवरी होती है तो आपका रिटर्न भी रिकवर होना शुरू हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है एसटीपी। म्यूचुअल फंड्स में एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें इन्वेस्टर्स को एक टाइप के म्यूचुअल फंड से दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है। यह उन निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को एक एसेट क्लास से दूसरे में शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे इक्विटी से डेट फंड या फिर वाइस वर्सा। एसटीपी से भी रिस्क मैनेज किया जा सकता है। जैसे ही आपकी स्कीम मैच्योर होने के करीब हो वैसे ही आप इक्विटी से डेट यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे रिस्क कम हो सकता है। ये तो रिस्क की बात हो गई। अब बारी कमाई पर टैक्स देने की। म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर मेनली 3 तरीके के टैक्स लगते हैं। LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एक एक करके तीनों को समझते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसी भी एसेट को 1 साल तक होल्ड करने के बाद जो बेचने पर लगने वाला टैक्स होता है LTCG कहलाता है। फिलहाल ये टैक्स स्टॉक, इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर ETF और गोल्ड फंड सभी पर लगता है और इसकी दर है 12.5%। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 रुपये तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इससे ऊपर की कमाई अगर होती है तो फिर ये टैक्सेबल रेट से आपसे चार्ज किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 2021 में 10 लाख रुपए इक्विटी फंड में लगाए। 2025 में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर 30 लाख रुपए हो गए, यानी टोटल फायदा हुआ 30 - 10 20 लाख का। इसमें 1,25,000 रुपए का एग्जम्पशन माइनस करने के बाद टोटल टैक्सेबल कमाई हुई 18,75,000 रुपए। अब इस पर आपको 12.5% का टैक्स यानी कि 2,34,375 रुपए का टैक्स देना होगा। STCG दूसरा टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। ये कोई भी एसेट 1 साल पूरा होने से पहले ही अगर आप बेचते हैं तो उस पर STCG टैक्स लगता है। 22 जुलाई 2024 तक या उससे पहले हुए किसी भी ट्रांसफर पर 15% STCG टैक्स देना होगा और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचे शेयर या फिर इक्विटी फंड पर 20% टैक्स लगेगा। एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए आपने अगस्त 2024 में 1 लाख के इक्विटी फंड यूनिट्स खरीदे थे, जिनकी कीमत अब बढ़कर के 2 लाख रुपए हो चुकी है, यानी 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन। अब इस पर STCG टैक्स बनेगा 1 लाख का 20% यानी कि 20,000। अब तीसरा टैक्स है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो या फिर डेरिवेटिव्स हो, इनकी खरीद और बिक्री पर ये टैक्स लगता है। आसान शब्दों में कहें तो शेयर बाजार में की जाने वाली हर खरीद और बिक्री पर लगने वाला टैक्स STT कहलाता है। ये टैक्स हर लेन देन के साथ जुड़ा होता है। इसे सीधे आपका ब्रोकर काट लेता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में ये सिर्फ इक्विटी लिंक्ड फंड्स पर ही चार्ज किया जाता है। फिलहाल ये 0.1% है। कुछ म्यूचुअल फंड पर अलग तरीके से टैक्स लगता है, जैसे कि डेट फंड्स। आपने इन्हें 1 साल के अंदर रख के बेचा हो या फिर 20-30 साल रखने के बाद इससे हुई जो भी कमाई है उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स वसूला जाएगा।
इसके अलावा कई बार म्यूचुअल फंड्स अपने प्रॉफिट को म्यूचुअल फंड होल्डर्स में भी बांटते हैं डिविडेंड के तौर पर। इसे भी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने डिविडेंड के तौर पर म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये कमाया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा रकम होती है तो 10% TDS काट लिया जाएगा। तो ये रही जानकारी म्यूचुअल फंड और इस पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में। पूरे इन 4 एपिसोड में हमने आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं कह सकती हूँ A से लेकर Z तक की। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अपने निवेश को सोच समझ के ही करें, वरना फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। मालामाल वीकेंड के एपिसोड में इतना ही, ऐसा लिखा था मेरे साथी प्रगति ने। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।